हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो विषय है वो हम करेंगे विश्व इतिहास को, वर्ल्ड हिस्ट्री को। और विश्व इतिहास के विषय में आज हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो है प्रथम वर्ल्ड वॉर, मतलब प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। अब चूंकि इस चैप्टर को समझने से पहले अभी तक मैं आपको बताऊं कि हमने विश्व इतिहास में अभी तक इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और जो औद्योगिक क्रांति है हमने कर लिया, रशिया की रिवॉल्यूशन। तो ये जो संपूर्ण क्रांतियां हमें दिखलाई पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं ये संपूर्ण क्रांतियों का निचोड़ ही है आपका प्रथम विश्व युद्ध। तो हालांकि हम विस्तृत चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि चूंकि इस टॉपिक में आपको दो चार शब्द प्रारंभ में सुनाई पड़ेंगे, जैसे कि आपका उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है और नव उपनिवेशवाद क्या होता है। हालांकि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर मैं आधुनिक विश्व इतिहास की बात करूं तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, ये जो दो शब्द हैं, ये दोनों एक विचारधारा के रूप में प्रचलित हैं और यही दोनों शब्दों का लगभग उस समय तक एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है। लेकिन जब विश्व इतिहास के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जाता है तो उसके बाद एक नई विचारधारा जन्म लेती है जिसका नाम है नव उपनिवेशवाद। ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये क्या है। तो चलिए मैं पहला अब बात करता हूं। सबसे पहले जो उपनिवेशवाद है ये क्या होता है। तो उपनिवेशवाद के अंतर्गत होता क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो किसी भी एक क्षेत्र पर जब किसी दूसरे क्षेत्र का आधिपत्य स्थापित हो जाता है और वह जो दूसरा क्षेत्र है या दूसरा देश है जो शक्तिशाली है, उस कमजोर राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने लगता है, तो इसी ही कहा जाता है आपका उपनिवेशवाद। ठीक है। अब जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं कि हमारा जो भारत था, हमारा भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का, है ना। तो इंग्लैंड ने हमारे भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी किया और साथ ही जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उन स्वतंत्रताओं का भी हनन किया जाता है उस शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा। ठीक है। तो ये तो बात थी उपनिवेशवाद की। तो साम्राज्यवाद क्या है? तो साम्राज्यवाद, अभी मैंने आपको बताया कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये लगभग लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची थे। तो साम्राज्यवाद की भी कुछ अवधारणा ऐसी ही है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी अपने से कमजोर राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है, या हम ऐसा मान सकते हैं कि यह बहुत सारे, जब जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था भारत, फिर ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे, तो उन सारे उपनिवेशों का जो क्षेत्र हो गया वो कहला जाता है आपका साम्राज्यवाद की अवधारणा। ठीक है। और ये प्रचलित थे आपकी 19वीं शताब्दी तक, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत ही एक नव उपनिवेशवाद अवधारणा विकसित होती है। अब ये क्या है? तो हमने अभी बात की थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग लगभग सभी देशों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, चूंकि अब उपनिवेशवाद की अवधारणा चूंकि अब कमजोर पड़ चुकी थी, तो इन शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के क्रम में एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया जो कि नव उपनिवेशवाद कहलाती है। अब ये नव उपनिवेशवाद क्या है कि जैसे कि कोई शक्तिशाली या विकसित राष्ट्र है, वो क्या करता है कि किसी भी अल्प विकसित राष्ट्र में या ऐसा राष्ट्र जो कि बहुत पिछड़ा है, तो उनको आर्थिक मदद दे करके उनके प्राकृतिक संसाधनों का वो प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि जो चाइना है, वो चाइना कर क्या रहा है? वो नव उपनिवेशवाद की अवधारणा को प्रसारित कर रहा है संपूर्ण विश्व भर में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो आपका श्रीलंका हो, चाहे वो भूटान हो। तो इन जगहों पर आप देख रहे होंगे कि चाइना क्या करता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वहां के उनको इतना वो पैसा दे देता है और बाद में क्या करता है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग चाइना स्वयं करने लगता है। ये अवधारणा है आपकी नव उपनिवेशवाद की। ठीक है। तो चलिए, अब ये जो बिंदु है हमारा प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे बिंदु लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले एक बार मैं इन बिंदुओं को बताऊंगा कि हम इस विश्व युद्ध के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को पढ़ेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक विश्व का मानचित्र, लगभग ये यूरोप का मानचित्र मैंने आपको बनाया है यहाँ पर। तो जब हम पृष्ठभूमि को समझेंगे तो ये यूरोप का जो मानचित्र है ये हमें पृष्ठभूमि को समझाने में बहुत मदद करेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस जो चैप्टर है हमारा प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में हम किन किन चीजों पर प्रकाश नजर डालेंगे।
तो पहला है आपका पृष्ठभूमि को देखेंगे कि ऐसी कौन सी पृष्ठभूमियां निर्मित होती हैं कि 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। चलिए, इसके बाद दूसरा है कि विश्व युद्ध, इस युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से प्रमुख कारण बनते हैं, और फिर है आपका जर्मनी की पराजय के कौन कौन से कारण हैं, और प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या निकलता है। इसके बाद है पेरिस शांति सम्मेलन, और फिर है आपका विल्सन के, वुडरो विल्सन जो उस समय पर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो वुडरो विल्सन के 14 सूत्र कौन कौन से थे। इसके बाद है आपका राष्ट्र संघ की स्थापना, और लास्ट बिंदु है आपका कि राष्ट्र संघ की असफलता के कारण क्या थे, जिसके कारण हमें फिर आगे चलकर के द्वितीय विश्व युद्ध दिखलाई पड़ता है। तो चलिए, तो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। अब हम पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम क्रीमिया युद्ध को पढ़ेंगे, जर्मनी के एकीकरण को भी समझने का प्रयास करेंगे, और बाल्कन क्षेत्र की समस्या। तो जब आप इन चीजों को आप समझ पाएंगे तो आप निश्चित तौर पर ये रिजल्ट निकाल पाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। लेकिन थोड़ा उससे पहले थोड़ा सा विश्व इतिहास की एक झलक। तो अभी तक हमने देखा कि 19वीं शताब्दी के आसपास साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के ही घातक परिणाम के रूप में हमें 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का स्वरूप हमें दिखलाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जो 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उस राज्य क्रांति के फलस्वरूप एक ऐसा व्यक्तित्व वैश्विक संदर्भ में उभर कर सामने आया जिसने न सिर्फ फ्रांस में अपितु संपूर्ण यूरोप में, संपूर्ण विश्व में अपनी छाप छोड़ा, और वह व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन यूरोप की कुछ निरंकुश शक्तियों ने मिलकर के और 1815 के वाटरलू के युद्ध में उसको पराजित कर दिया, और इसके बाद हालांकि उसकी मृत्यु 1821 में होती है सेंट हेलेना द्वीप में। लेकिन जब इसको पराजित कर दिया, पराजित करने के उपरांत इन राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर चार्ल्स मेटरनिख, ठीक है। चूंकि इसमें ऑस्ट्रिया होता है शामिल, ऑस्ट्रिया होता है, ब्रिटेन होता है, रशिया होता है, ये प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र इस वियना कांग्रेस में शामिल होते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो विजित साम्राज्य था, उस साम्राज्य का बंटवारा करना आपस में। चूंकि हालांकि अगर मैं नेपोलियन बोनापार्ट की बात करूं तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कई युद्ध लड़े, और उन युद्धों को लड़ने के उपरांत उन्हें जीता भी, और जीतने के उपरांत उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया भी। तो अब चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट समाप्त हो चुके हैं, तो उनके द्वारा विजित क्षेत्रों को क्या करना था, पुनः की वस्तु स्थिति में लाना, इसी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रखा गया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं, क्योंकि उस समय पर जो ऑस्ट्रिया था, वो ऑस्ट्रिया उस समय पर शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था। तो जो चार्ल्स मेटरनिख था, चार्ल्स मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी मतलब कि ये बहुत उदार नहीं था कि लोगों को हम स्वतंत्रताएं प्रदान करें, ठीक है। उनका मतलब था कि सभी देशों में राजतंत्र चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं बात कर रहा हूं अभी 1820 समथिंग, है ना, 1820 की। तो चूंकि संपूर्ण विश्व भर में पुनर्जागरण की प्रक्रिया या तो हो चुकी है यूरोप में, और अन्य क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया चल रही होती है। तो पुनर्जागरण के उपरांत ही यूरोप के अनेक देशों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना भी देखने मिलती है, और इसी उग्र राष्ट्रवाद की भावना का ही परिणाम हमें देखने मिलता है 1871 में जर्मनी और इटली के एकीकरण में, ठीक है। हालांकि जो जर्मनी का उस समय पर, जर्मनी तो जर्मनी था नहीं, इटली नहीं था, क्योंकि ये भी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। तो जर्मनी उस समय पर अनेक राज्यों में बटा हुआ था, उन्हीं में एक था प्रशा, और प्रशा के नेतृत्व में ही बिस्मार्क महोदय ने जर्मनी का एकीकरण किया। और जबकि इटली की अगर मैं बात करूं तो उस समय इटली भी अनेक भागों में बटा हुआ था, तो पीडमोंट के नेतृत्व में काबूल ने इटली का एकीकरण किया 1871 में, ठीक है। तो अब बात क्या होती है कि जब एकीकरण हो जाता है, तो एकीकरण के उपरांत ही चूंकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही होती है, तो अब उपनिवेशवाद की जो विचारधारा है वो प्रबल होती है, ठीक है। अनेक यूरोप के अनेक राज्यों में चूंकि अब प्रतिद्वंद्विता बढ़ चुकी है, पहले तो सिर्फ ब्रिटेन था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, लेकिन अब साथ में कौन आ गया, अब जर्मनी भी आ गया, फ्रांस भी है, आपका इटली भी आ गया।
तो उपनिवेशवाद की ये जो दौड़ थी, इस दौड़ में सारे यूरोपीय जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वो एकजुट हो गए, ठीक है, मतलब दौड़ लगाने लग गए कि पहले मैं लूंगा, सबसे ज्यादा मेरे होंगे। क्योंकि उपनिवेशवाद, मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हो कि उस क्षेत्र विशेष पर आप अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हो, ताकि वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका आप प्रयोग कर सको, और साथ में आपको एक विस्तृत बाजार भी मिल जाता है कि अपने देश में के बने कारखानों से जो कच्चा जो माल है वो आप वहां भेजते हो, और वहां से अपने उपनिवेश से कच्चा माल अपने देश में आप लेकर के आते हो, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि एक तो व्यापार भी बढ़ता है, साथ ही उस देश की आर्थिक रूप से उन्नति भी होती है, तो सारे देश एक होड़ सी लग जाती है। इसी क्रम में क्या होता है, इसी क्रम में कुछ शासकों के द्वारा ऐसी गुप्त संधियां आपस में बनाई जाती हैं कि जिसके उपरांत जो है दो वैश्विक संदर्भ में दो गुटों का निर्माण होता है, ठीक है। एक त्रिमित्र राष्ट्र गुट होता है और दूसरा है त्रिगुट राष्ट्र, ठीक है, ट्रिपल अलायंस नाम से जानते हैं। तो एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया है, दूसरी तरफ आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की है, ऐसे विशाल साम्राज्य, ठीक है। तो इन्हीं का एक परिणाम है, क्योंकि अभी तक होता क्या है कि हर देश दूसरे देश से भयभीत हो रहा है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अगर इसकी शक्ति ज्यादा हो जाएगी तो वो मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या हुआ, एक संधियों का एक दौर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और संधियां कैसे करते थे कि हमारी और आपकी संधि है, जैसे कि ब्रिटेन ने फ्रांस से संधि की कि अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आप मेरी मदद करोगे, अगर आप पर कोई आक्रमण करता है तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो ऐसे करके दो वैश्विक रूप में दो गुट निर्मित हो गए, और इन्हीं दो गुटों का जो एक स्वार्थ कह सकते हैं, एक स्वार्थ के फलस्वरूप ही हमें परिणाम देखने मिलता है 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन ये स्वार्थ पनपा कैसे, इसकी हम बात करेंगे इन 3 बिंदुओं में, ठीक है। पहला बिंदु है आपका क्रीमिया युद्ध। ये क्रीमिया युद्ध क्या था। दूसरा है आपका जर्मनी का एकीकरण, कि जर्मनी के एकीकरण ने कैसे इस विश्व युद्ध को जन्म दिया। और तीसरा है आपका बाल्कन क्षेत्र की समस्या, ठीक है। तो चलिए पहला भी जो बिंदु है उसकी मैं बात करता हूं, क्रीमिया युद्ध की। तो क्रीमिया जो युद्ध लड़ा गया वो लगभग 1854 से 1856 के मध्य लड़ा गया। किन किन देशों के मध्य लड़ा गया, तो एक तरफ थे आपका ब्रिटेन था, ऑस्ट्रिया था, टर्की था, और दूसरी तरफ आपके मिलते हैं रशिया और जर्मनी। तो चूंकि ये क्रीमिया जो युद्ध लड़ा गया, ये मोस्टली ये जो बाल्कन क्षेत्र था, इस बाल्कन क्षेत्र में जैसे कि आपका सर्बिया आता है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, हंगरी है, तो इन सब क्षेत्रों को मिलाकर के ये सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ये बाल्कन क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये टर्की आप देखें, ये टर्की है, तो टर्की में इस समय पर एक राजवंश चल रहा होता है, ठीक है। तो अब है क्या कि ये जो टर्की है यहाँ पर इस्लाम साम्राज्य का स्थापत्य है, जबकि ये जो क्षेत्र थे बाल्कन क्षेत्र, यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचलित है, ठीक है। तो एक तरफ आप देखेंगे कि इधर ये रशिया है आपका, ये टर्की है, तो मोस्टली ये जो युद्ध लड़ा जाता है वो टर्की और रूस के मध्य लड़ा जाता है इन बाल्कन क्षेत्रों को लेकर के। ये जो बाल्कन क्षेत्र है यहाँ पर का धर्म जो है, यहाँ का धर्म है, अब हमने पढ़ा था रूस की क्रांति में कि रूस का राजधर्म क्या था। रूस का राजधर्म था जो आपका प्राचीनतम जो ग्रीस चर्च है ना, ऑर्थोडॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था, यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च का के अनुयायी थे रूस के लोग। तो यही धर्म जो है लगभग इन बाल्कन क्षेत्रों में भी है, ठीक है। यहाँ की जो स्लाव जनजाति है लगभग यहाँ पर भी वही जनजाति निवास करती है। तो कहने का मतलब कि कुछ जो रूस है और ये जो बाल्कन क्षेत्र है, इनके धार्मिक और सामाजिक जो कुछ समानताएं भी हमें देखने मिलती हैं। लेकिन ये लोग टर्की के मुस्लिम साम्राज्य से क्या थे, ये थोड़ा सा उनको चूंकि स्वतंत्रताएं प्रदान हुई थी तो इनसे मुक्त होना चाहते थे, ठीक है। तो दूसरी बात था कि रशिया भी अपना प्रसार करना चाहता था, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन दोनों के मध्य जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो फिर चूंकि रूस एक बड़ा शक्तिशाली, पहले से भी रोमनोव वंश के समय से शक्तिशाली था, तो रूस के प्रभाव को रोकने के लिए टर्की का साथ किसने दिया, ऑस्ट्रिया ने दिया, उसका साथ फ्रांस ने दिया, उसका साथ ब्रिटेन ने दिया। जबकि रूस का साथ किसने दिया था, रूस का साथ दिया था आपके प्रशा ने दिया था, ठीक है। तो एक तो ये घटना थी, यहां पर भी आपको दो गुट स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसका प्रभाव जब आप जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे तब वहां पर इसका प्रभाव आपको दिखलाई पड़ेगा। तो चलिए अब जर्मनी के एकीकरण की मैं बात करूं,
तो जर्मनी के एकीकरण ने कैसे इस महाविनाशक युद्ध को जन्म दिया, ठीक है। तो जर्मनी का जो एकीकरण होता है, उस एकीकरण में हम 3 बिंदुओं को पढ़ते हैं, ठीक है। जो पहला बिंदु है वो चूंकि डेनमार्क पर हुआ युद्ध है, ठीक है। जो दूसरा होता है वो ऑस्ट्रिया के साथ उसका युद्ध, और तीसरा जो बिंदु है वो है प्रशा का और फ्रांस के साथ हुआ युद्ध। तो जो पहला बिंदु मिलता है हमें, अब मैं बात कर रहा हूं जर्मनी के एकीकरण की। एकीकरण की प्रक्रिया तो 1871 में पूर्ण होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले की मैं बात करेंगे तो पहली हम बात करेंगे डेनमार्क की, और दूसरी बात करेंगे हम ऑस्ट्रिया की, और तीसरी बात करेंगे फ्रांस के साथ, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जर्मनी तो जर्मनी है नहीं, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था, अब थोड़ा सा जर्मनी के बारे में देखें कि जब हम बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने लगभग जर्मनी को जीत करके, और जर्मनी को क्या कर दिया था, जर्मनी के जो 39 राज्य थे, 39 राज्यों को मिला करके और एक राइन संघ का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये काफी समय तक चला, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गया, ठीक है, और वीना कांग्रेस बनाई गई, तो वीना कांग्रेस में क्या किया गया कि इस राइन संघ को समाप्त करके और जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। एक ये उत्तरी भाग था और ये दक्षिणी भाग था, ठीक है। तो उत्तरी भाग में क्या किया गया कि 21 राज्यों को मिला करके एक जर्मन परिसंघ का निर्माण कर दिया गया, और इस क्षेत्र पर किसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। तो जो जो नॉर्थ जर्मन का क्षेत्र था, यह बात हम कर रहे हैं, यहां पर किसका आधिपत्य हो गया, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। जबकि जो साउथ जर्मन परिसंघ था, यहाँ के 4 राज्यों को मिला करके एक दक्षिण जर्मन परिसंघ बनाया गया, और इसका जो नेतृत्व करते थे वो कौन करते थे, फ्रांसीसी करते थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया था वीना कांग्रेस में। तो एक भाग का प्रशासन कर रहा था ऑस्ट्रिया और दूसरे पर कर रहे थे फ्रांसीसी। तो जर्मनी का तो अपना कुछ था नहीं, लेकिन हुआ क्या कि जो जर्मनी उस समय पर अनेक भागों में बटा हुआ था, उनमें से एक प्रमुख भाग था आपका प्रशा। तो प्रशा के नेतृत्व में ही बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, हमने ये देखा अभी। तो अब मैं बताऊं कि जो बिस्मार्क है उसका जन्म जो होता है वो 1815 में होता है, ठीक है। और कालांतर में फिर अपनी स्थिति को अच्छी बनाते हुए वो अनेक पदों में जो है बैठता है, और बैठने के उपरांत आपको यकीन नहीं होगा कि जो जर्मनी का एकीकरण है, हम कहते हैं ना कि बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ठीक है। तो बिस्मार्क ने लगभग 10 वर्षों के अंदर ही उसने एक ऐसी कूटनीति का प्रयोग किया जिसके माध्यम से जर्मनी इन्हीं 10 वर्षों में यूरोप में एक अच्छी स्थिति में पहुंच गया, ठीक है। तो उनमें जो उसकी जो कूटनीति है वो थोड़ा सा आपको समझना है कि वो कैसे बिस्मार्क ने ऐसी चाल चली कि उसका एकीकरण संभव हो सका, और विश्व परिदृश्य में उसने जर्मनी का एक स्थान उसने बनाया। तो पहली बात हम करते हैं डेनमार्क, ठीक है। तो अब आप पाएंगे कि ठीक है, ये फ्रांस है, इधर आपका ये यूके है, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है, ये इटली है। तो बस यही प्रमुख राष्ट्र थे उस समय पर जो शक्तिशाली थे। क्योंकि जर्मनी में एक क्षेत्र था प्रशा, ठीक है। अब हुआ क्या कि प्रशा ने क्या किया, इस डेनमार्क के क्षेत्र पर, क्योंकि डेनमार्क पर उस समय पर जो वहां के राजा थे, डेनमार्क में 2 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक का नाम मिलता है आपका स्लेस्विग और दूसरे का नाम मिलता है होल्स्टीन, ठीक है। ये जो प्रमुख क्षेत्र थे, ये थे तो डेनमार्क के शासक के अधीन, लेकिन वो उसके राज्य का वो अंग नहीं थे। तो हुआ क्या कि डेनमार्क के शासक ने एक संविधान बना करके स्लेस्विग और होल्स्टीन को अपने क्षेत्र में मिलाने की बात सोची। तो जब ये घोषणा उसने कर दी कि हम संविधान बनाएंगे, तो जर्मनी में अब मैं प्रशा नाम दूंगा, ठीक है। तो प्रशा ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के साथ एक गुप्त संधि की, और उस संधि में क्या बोला कि हम दोनों क्या करते हैं, मिल करके और डेनमार्क पर आक्रमण करते हैं, और जो होल्स्टीन और जो स्लेस्विग क्षेत्र है इनको हम जीत करके आपस में बांट लेंगे। तो ऑस्ट्रिया को भी कोई समस्या नहीं हुई। हुआ क्या कि 1865 में इन दोनों ने मिल करके डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, और निश्चित तौर पर दोनों ने डेनमार्क पर विजय भी प्राप्त कर ली। तो
अब क्या है, ये दो क्षेत्रों को बंटवारे को लेकर के इन दोनों के मध्य विवाद हो गया कि स्लेस्विग कौन लेगा, होल्स्टीन कौन लेगा। ऑस्ट्रिया सोचता था कि ये दोनों मेरे अधीन हो जाए, लेकिन बिस्मार्क कुछ अलग ही सोच रहा था। ठीक है, अब एक बात आपको समझना है कि जो होल्स्टीन क्षेत्र है और जो स्लेस्विग क्षेत्र है, ठीक है, स्लेस्विग चूंकि उसको अंततः जर्मनी ने लिया और होल्स्टीन किसको दे दिया, ऑस्ट्रिया को दे दिया। क्यों दिया, इस पर भी एक उसकी कूटनीति थी कि होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया को इसलिए दे दिया क्योंकि उस क्षेत्र में जर्मन बहुल लोग वहां पर रहते थे, मतलब जर्मनी की जनसंख्या पॉपुलेशन जो थी होल्स्टीन में वो सर्वाधिक थी। तो उसका मन था कि गत भविष्य में यही लोग क्या होगा, ये लोग विद्रोह करेंगे और विद्रोह करने के उपरांत फिर होल्स्टीन को प्रशा का भाग जो है बनाया जा सकता है। तो ये तो बात थी कि फिर दोनों के मध्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य एक गेस्टाइन की संधि हुई और उसी गेस्टाइन की संधि में ये निश्चित हुआ कि जो स्लेस्विग है वो जर्मनी को मिलेगा, होल्स्टीन जो है वो ऑस्ट्रिया को मिलेगा। चलिए, तो एक बात तो ये हो गई, डेनमार्क की से बात खत्म हो गई। और दूसरी बात है ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया से जो युद्ध होता है लगभग 1866 में, तो कैसे होता है, क्योंकि अब मामूली बात तो है नहीं ना, उस समय पर प्रशा जो है जर्मन के राज्यों में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यूरोप के परिदृश्य की अगर मैं बात करूं तो उस समय पर प्रशा की कोई औकात थी नहीं। तो जो ऑस्ट्रिया था उस समय पर वो सर्वशक्तिमान हुआ करता था। तो बिस्मार्क ने एक कूटनीतिक चाल क्या चली, अब आपको देखना है कि ऑस्ट्रिया देखिए यहां पर है, ये है आपका ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी ने किसके साथ, जर्मनी ने पोलैंड के साथ संबंध बनाए, जर्मनी ने फ्रांस के साथ संबंध बनाए, जर्मनी ने इटली के साथ संबंध बनाए, जर्मनी ने किसके साथ संबंध बनाए, रूस के साथ। मतलब इन सभी राज्यों के साथ उसने गुप्त संधियां स्टार्ट कर दी। तो बिस्मार्क ने क्या किया, जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी के साथ साथ इटली का भी एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी काबूल या कि पीडमोंट के नेतृत्व में। तो ऑस्ट्रिया पर अब बिस्मार्क को या प्रशा को आक्रमण करना है, किस पर, ऑस्ट्रिया पर। तो इसने इटली को लालच क्या दिया कि ये जो वेनेशिया का क्षेत्र है, हालांकि वेनेशिया का क्षेत्र वो इटली का ही भाग था, लेकिन वेनेशिया के क्षेत्र पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी ने बोला कि जब मैं ऑस्ट्रिया को विजिट करूंगा तो तुम क्या करना, इटली आप क्या करोगे कि आप वेनेशिया पर आक्रमण कर देना, जो कि किसका भाग था, ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ इस समय पर नेपोलियन तृतीय शासक था फ्रांस का, इसने फ्रांस के साथ भी एक गुप्त संधि की और उस संधि में फ्रांस के शासक को मना लिया कि आपको जो है किसी के बीच में नहीं आना, ना तो जब आप मेरा साथ दो प्रशा का और ना ही आपको ऑस्ट्रिया का साथ देना है। तो वो भी खुश हो गया, उसका ये मानना था कि अच्छा है कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो लड़ने के उपरांत इनकी शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और मेरा जो है यूरोप की राजनीति में वर्चस्व या प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इसने भी उसकी बात को मान लिया। इसके साथ हालांकि एक बार पोलैंड और रशिया का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में प्रशा ने पोलैंड का साथ दिया था, ना कि रशिया का। तो इस प्रकार से पोलैंड भी इसके पक्ष में था प्रशा के। अब आप ये देखिए कि लगभग जर्मनी ये है और ये ऑस्ट्रिया है, तो इसने चारों तरफ से जो है अपने सहयोगी जो है खड़े कर दिए कि अब ऑस्ट्रिया के पक्ष में ऐसा कोई भी देश नहीं था। एक था वो बहुत दूर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जो यूरोप की राजनीति है, अगर मैं पश्चिमी यूरोप की बात करूं तो यहां पर अब ऑस्ट्रिया का साथ देने वाला कोई भी देश नहीं बचा। तो फिर यही होता है कि फिर प्रशा जो है वो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देता है और इटली जो है वो वेनेशिया पर आक्रमण कर देता है। तो परिणाम निकलता है कि इस युद्ध में भी प्रशा की जीत होती है। ठीक है, इसको हम जो कि 1866 में होता है, इसे हम सेडोवा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में जीतने के उपरांत एक प्राग की संधि होती है, प्राग की संधि होती है। और उस संधि में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब आपको थोड़ा सा वियना कांग्रेस को समझना है जो 1815 में हुई थी। वियना कांग्रेस में हुआ क्या था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो राइन संघ बनाया था उसको समाप्त करके यहाँ पर 21 राज्यों को मिला करके और जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया था और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया। तो अब प्राग की संधि में जो कि प्रशा ने हरा दिया है ऑस्ट्रिया को,
तो प्राग की संधि में क्या होता है कि जो वीना कांग्रेस के जो सूत्र थे उनको सबको ध्वस्त कर दिया जाता है, उसके जो नियम बने थे उन सब नियम को खारिज कर दिया जाता है और इन क्षेत्रों से क्या है, ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि ये जो क्षेत्र अभी तक किसके अधीन था, ऑस्ट्रिया के अधीन था, अब किसके अधीन हो गया, अब आ गया प्रशा के अधीन। ठीक है, तो इस प्रकार से 21 राज्य जो है वो प्रशा में सम्मिलित हो गए। अब प्रशा जो है वो और शक्तिशाली हो गया। अब एक मुश्किल और थी जर्मन के एकीकरण में, और वो था दक्षिणी जर्मन परिसंघ, जो कि किसके अधीन था, फ्रांस के अधीन था। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो ये था ऑस्ट्रिया का चैप्टर। अब थर्ड नंबर आता है आपका फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के साथ जो युद्ध होता है, फ्रांस के साथ युद्ध होता है 1870 में, लेकिन इस युद्ध को करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तो वो कारण भी खोज निकालता है बिस्मार्क। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब कहा जाता है कि स्पेन के राज सिंहासन को लेकर के ही प्रशा जो है वो फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। अब समझना ये है कि स्पेन आपका यहां पर है। ठीक है, अब स्पेन की जो उस समय पर शासिका थी उनका नाम मिलता है इसाबेल, इसाबेला शासिका होती हैं। तो इनके शासक से यहाँ के लोग जो हैं वो मुक्त होना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसाबेल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यहाँ की जनता चाहती है कि हम होहेन-जोलर्न वंश के अधीन शासित हों। होहेन-जोलर्न जो कि अभी तक जर्मनी का एक वंश है, इस वंश के अधीन हम शासित होना चाहते हैं, ऐसा बोला गया स्पेन की जनता के द्वारा। जबकि फ्रांस का जो सम्राट था उस समय पर नेपोलियन थर्ड ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि स्पेन पर होहेन-जोलर्न वंश का शासन नहीं होगा। एक बार मैं लिख देता हूं कि अगर आपको कहीं होहेन-जोलर्न ये वंश था, ये कहां पर शासन कर रहा था, जर्मनी पर। तो यहाँ की जनता ने मांग की कि हमें इस वंश के अधीन शासित होना है, लेकिन फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि यहाँ पर होहेन-जोलर्न वंश का शासन नहीं होगा, और एक पत्र भिजवा दिया विलियम प्रथम जो कि उस समय पर प्रशा का सम्राट था, और बिस्मार्क एक चांसलर के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये पत्र भिजवाया गया, तो इस पत्र, चूंकि उस समय पर तार के माध्यम से पत्र भेजे जाते थे, तो बिस्मार्क ने क्या किया, उन पत्र की शब्दावली को उसने बदल दिया, और बदलने के उपरांत वो समाचार पत्रों में उसको प्रकाशित करवा दिया। तो शब्दावली उसने ऐसी कुछ बल दी कि जब उसको पढ़ा जाए तो प्रशा की जनता को लगे कि फ्रांस के शासक ने प्रशा के शासक की का अपमान किया, और जब फ्रांस की जनता पढ़े तो उन्हें लगे कि प्रशा की जनता ने फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड का अपमान किया। तो इन्हीं सब, जो कि उग्रवाद की भावना, जो कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उग्र राष्ट्रवाद की भावना उस समय पर प्रबल हो चुकी थी, और हर राष्ट्र अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। जर्मनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब फ्रांस और प्रशा के मध्य युद्ध होना अनिवार्य हो गया। ठीक है, स्पेन के सिंहासन को लेकर के, और इनके मध्य 1870 में सेडान का युद्ध हुआ। ठीक है, सेडान का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में फ्रांस की हार होती है। ठीक है, और फ्रांस की हार होने के साथ फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि की जाती है। याद रखिएगा इस संधि को, जो कि यही वो संधि है जिसमें फ्रांस अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और इसका बदला वो निकालता है जाकर के जो पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साया की संधि में जर्मनी के साथ। ठीक है, तो यहां फ्रांस के साथ कौन सी संधि करता है प्रशा, इसके साथ करता है आपकी फ्रैंकफर्ट की संधि। और इस फ्रैंकफर्ट की संधि में होता क्या है, ये जो साउथ जर्मनी परिसंघ था, इसको फ्रांस के अधिपत्य से हटा करके, और यहां पर भी किसका शासन होता है, प्रशा। मतलब कि ये जो चार राज्य थे, इन राज्यों को भी किसमें सम्मिलित कर दिया जाता है, प्रशा में। और इस प्रकार से 1871 में जर्मनी का जो एकीकरण है वो संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इस फ्रैंकफर्ट की संधि में कहा क्या गया, एक बात तो ये कि यहां से आप भाई अपना शासन हटा लो, यहां पर अब ये जो क्षेत्र है वो किसके अधीन हो जाएगा, प्रशा के अधीन हो जाएगा। और दूसरी बात कही गई कि जो फ्रांस का अल्सास और लॉरेंस क्षेत्र है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लौह अयस्क बहुत मात्रा में था,
ये कोयला यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिलता था, अल्सास और लॉरेन। तो इस क्षेत्र को भी जर्मनी ने अपने कब्जे पर ले लिया। और ये जो युद्ध हुआ था सेडान का युद्ध, इस युद्ध का आरोप भी जर्मनी ने किस पर लगाया? फ्रांस पर लगाया कि आपके कारण हुआ है। तो उसने 20 करोड़ पाउंड जो है वो जुर्माने के रूप में उससे वसूल करना भी इस फ्रैंकफर्ट की संधि में प्रस्तावित किया कि आपको 3 वर्ष के अंदर आपको 20 करोड़ पाउंड जो है हर्जाने के रूप में प्रशा को देने पड़ेंगे। तो 3 वर्ष की एक टाइम पीरियड दे दिया गया, लेकिन इस टाइम पीरियड में बोला गया कि जब तक आप नहीं देते हो तब तक जर्मनी की सेनाएं पेरिस में रहेंगी। ठीक है, तो ये बहुत अपमानजनक संधि थी फ्रांस के लिए, क्योंकि उस समय पर फ्रांस का जो वर्चस्व था वो भी यूरोप की राजनीति में स्थान रखता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये जर्मनी का एकीकरण में जो फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, इसी संधि के अपमान का बदला लेने के लिए जो पेरिस में जो शांति सम्मेलन की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत, उसी का बदला फिर फ्रांस लेता है जर्मनी से वर्षाया की संधि में। ठीक है, कड़े प्रावधान करके। तो अब बात ये देखना है आपको, हालांकि डेनमार्क तो ठीक है, ऑस्ट्रिया को भी हराया, फ्रांस को भी हराया, ये संधि की। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद प्राग की संधि की, लेकिन ऑस्ट्रिया पर इतने कड़े उसने प्रतिबंध स्थापित नहीं किए थे, नहीं लगाए थे। उसका भी कारण था क्योंकि बिस्मार्क जानता था कि अगर मैं सबको अपना दुश्मन बना लूंगा तो बाद में मेरा कोई दोस्त बचेगा ही नहीं जो मेरा साथ देगा। ठीक है, तो इस प्रकार उसने ऑस्ट्रिया पर कभी इतने कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए और सदैव ऑस्ट्रिया जो है वो मित्र रहा जर्मनी का। तो ये बात भी हो गई आपकी जर्मनी का एकीकरण में क्या हुआ। ठीक है, तो वो फ्रैंकफर्ट की संधि को आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब थर्ड नंबर आता है ये बाल्कन क्षेत्र की समस्या। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको क्रीमिया युद्ध के बारे में बताया था, तो बाल्कन क्षेत्र आपको मैंने बताया कि बाल्कन क्षेत्र यही जो रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस, बोस्निया, क्रोएशिया, ये सब मिलकर के जो है एक बाल्कन क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, और अभी तक यहाँ पर जो है तो टर्की का एक मुस्लिम जो इस्लामी साम्राज्य था, वो इस इस्लामी साम्राज्य का विस्तार लगभग ये संपूर्ण बाल्कन क्षेत्र में था। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो जर्मनी के एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ, तो ऑस्ट्रिया ने अपने कई सारे उपनिवेश खो दिए। खो कैसे दिए भाई? प्रशा ने जीता ऑस्ट्रिया को, तो जो भी प्राग की संधि में इससे डिमांड की गई, उसकी डिमांड को ऑस्ट्रिया ने पूरा किया। अपने कई सारे उपनिवेश जो है जर्मनी को या प्रशा को दे दिए। तो अब ऑस्ट्रिया जो है तो अपनी स्थिति को बढ़ाना चाह रहा है, तो उसने क्या किया, उसका मत था कि मैं अपना विस्तार जो है इस पूर्व की ओर करूं। ठीक है, इस बाल्कन क्षेत्र की ओर करूं। और इधर रशिया है, रशिया भी चाह रहा है कि मैं भी अपना विस्तार जो है पश्चिम की ओर करूं, और पश्चिम की ओर ये बाल्कन क्षेत्र ही पड़ता है, क्योंकि रूस की जो सामाजिक स्थिति है, जो धार्मिक स्थिति है, और यहाँ इन बाल्कन क्षेत्रों की जो सामाजिक व धार्मिक स्थिति है, ये दोनों लगभग सेम थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये अभी तक ये जो क्षेत्र है बाल्कन क्षेत्र, ये किसके अधीन शासित होते हैं? इस्लाम साम्राज्य के अधीन, टर्की के अधीन। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब रशिया और टर्की के मध्य युद्ध हुआ, तो संभवतः इस युद्ध में रशिया जीतता है और सन स्टीफनो की संधि होती है रशिया की टर्की के साथ। ठीक है, मैं ये बाल्कन क्षेत्र की समस्या की बात कर रहा हूं। तो जब रूस और टर्की के मध्य जब ये जो प्रसारवादी जो नीति थी, साम्राज्यवादी जो नीति थी, इस नीति के चलते टर्की और रूस के मध्य युद्ध हुआ, और उस युद्ध में रूस की विजय होती है और सन स्टीफनो की संधि होती है टर्की के साथ। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि उस समय पर भी अब ये जो फ्रांस है, ये जो ऑस्ट्रिया है, अभी भी थोड़ा सा वर्चस्व बनाए हुए हैं अपना। तो होता यह है कि 1806 में एक वियना सम्मेलन होता है, बर्लिन सम्मेलन होता है, और उस अभी तक मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रिया था वो जर्मनी का मित्र है। ठीक है, तो जर्मनी में बर्लिन में एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में होता क्या है कि ये जो बाल्कन क्षेत्र हैं, इन बाल्कन क्षेत्र के बंटवारे को लेकर के वो समिट बुलाया जाता है बर्लिन में। तो होता क्या है कि जो ऑस्ट्रिया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बोस्निया और यहीं पर हर्जेगोविना है, ठीक है, हर्जेगोविना, ये जो दो क्षेत्र है, इन दो क्षेत्रों पर को शासन करने के लिए दे दिया जाता है किसको? ऑस्ट्रिया को,
कि बोस्निया और हर्जेगोविना जो क्षेत्र हैं वो उन पर अधिकार होगा किसका, ऑस्ट्रिया का। जबकि जबकि यहाँ पर एक और देश मिलेगा आपको जिसका नाम है सर्बिया। सर्बिया क्या बोलता है कि सर्बिया बोलता है कि बोस्निया व हर्जेगोविना के जो धार्मिक लोग हैं, जो जो धर्म को मानने वाले हैं, जो वहां पर स्लाव जाति है, तो वो मेरे भाई लोग हैं। तो इन क्षेत्रों पर बोस्निया व हर्जेगोविना पर मेरा अधिकार, मतलब कि सर्बिया का अधिकार होना चाहिए, ना कि ऑस्ट्रिया पर। लेकिन आपको पता है कि उस समय पर ये क्षेत्र जो देश जो थे सर्बिया इतने शक्तिशाली तो थे नहीं कि वो इन जैसे राष्ट्रों से लड़ सकते। तो दबाव में आकर के इन्होंने इसकी बात को, हालांकि सर्बिया ने कभी माना तो नहीं है कि ये बोस्निया व हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया का भाग है, लेकिन अब ऑस्ट्रिया पर शासित होने लगे बोस्निया व हर्जेगोविना। तो सर्बिया इससे बहुत रुष्ट हुआ, ठीक है। उसने कभी भी बर्लिन जो आदेश निकाला गया उसकी बात को उसने कभी माना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब आपको पता है कि बोस्निया व हर्जेगोविना में ऑस्ट्रिया का शासन हो गया। अब जो है रूस को फिर पुनः मौका मिलता है कि इन क्षेत्रों से में क्या है कि एक विद्रोह की भावना, एक उग्र राष्ट्रवाद फिर से प्रबल हो। तो रूस अब साथ देने लगता है सर्बिया का। तो सर्बिया क्या करता है कि बोस्निया व हर्जेगोविना में कई सारे आतंकवादी संगठनों को वो पनाह देता है, ठीक है। पनाह देने का मतलब है कि लोगों को उकसाता है कि आप जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ, उसके शासन के खिलाफ जो है आप विद्रोह करो। तो उन्हीं उसी क्रम में कई सारे क्रांतिकारी संगठन भी जन्म लेते हैं, जिनमें एक मृत्यु और काला हाथ प्रमुख हैं, ये क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पर उग्र राष्ट्रवाद व हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो जाते हैं, और सर्बिया का सपोर्ट कौन कर रहा है, रशिया कर रहा होता है पीछे से, ठीक है, बैक सपोर्ट, कि तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं। तभी तो सर्बिया की हिम्मत पड़ रही है कि हाँ कुछ करे। तो हुआ क्या कि ये जो क्रांतिकारी जो दल थे, इन दलों को एक सूचना, चूंकि वहां पर अभी बोस्निया की बात करूं या हर्जेगोविना की मैं बात करूं, तो यहाँ पर रह रहे ऑस्ट्रिया के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, इन अधिकारियों की हत्या की जाने लगी उन क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा। तो कुछ समय उपरांत इनको पता चलता है कि ऑस्ट्रिया के जो गवर्नर है पैटियोर के, वो आने वाले हैं बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में। तो जो आतंकवादी संगठन है वो उस गवर्नर की हत्या करने का एक प्लान बनाते हैं, एक योजना तैयार करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें पता चलता है कि गवर्नर ना आकर के ऑस्ट्रिया के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स ड्यूक जो हैं फ्रांसिस, वो आने वाले हैं अपनी पत्नी के साथ। लेकिन फिर भी उनका प्लान चेंज नहीं होता। और जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में भ्रमण कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय पर यहाँ पर मैंने बताया कि काफी हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मना भी किया गया कि आप वहां मत जाओ, वहां पे खतरा है आपकी जान को। लेकिन फिर भी फ्रांसिस ने नहीं माना, और वो सेराजोवा की सड़कों पर जब निकले तो वहां पर क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा उनकी गोली मारकर और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। तो ये जो हत्या हुई, ये कहां हुई, बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हुई। लेकिन ऑस्ट्रिया ने अपने प्रिंस की हत्या का जो कहते हैं ना, अपनी प्रिंस की हत्या का जो श्रेय दिया, श्रेय तो नहीं कहेंगे, श्रेय एक सम्मानजनक शब्द हो जाता है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार ने अपनी हत्या करने का इल्जाम किस पर लगाया, सर्बिया पर लगाया, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे कारण ही बोस्निया में की राजधानी सेराजोवा में हमारे प्रिंस की हत्या हुई है, जबकि सर्बिया इस बात को लगातार इनकार कर रहा था। उसने इस बात को भी बोला कि भाई आप जांच भी करवा लो, ठीक है। फिर उसने कुछ बातों को भी लिख करके भेजा कि ऐसा ऐसा कर लो। तो ऑस्ट्रिया ने उसकी बात को कभी स्वीकार किया ही नहीं। और इधर ऑस्ट्रिया का अब साथ दे रहा है कौन, क्योंकि ये दोनों प्रारंभ से ही मित्र थे, प्रशा जर्मनी बोल रहा है कि आप, क्योंकि ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका था यूरोप की राजनीति में, तो कई सारे देश तो लगे हुए थे कि भाई छोटा सा है, चलो मामला निपटा दो। लेकिन इधर जर्मनी बोल रहा है ऑस्ट्रिया से कि आपका जो भी मत होगा, आप चाहे तो उनसे संधि करना चाहो तो कर लो, आप युद्ध करना चाहो तो करो, मैं आपके हमेशा पीछे हूं, साथ में खड़ा हूं। तो इसी बात का फायदा उठा करके ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई, क्योंकि ये जो हत्या हुई थी ये जून के महीने में हुई थी, जून 1914 को,
और जब ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 में सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तो सर्बिया का साथ देने के लिए कौन आ गया? रूस, चूंकि रूस सर्बिया को पहले से सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो अब आपको समझना ये है कि जर्मनी के साथ कौन आया? जर्मनी के साथ आ गया आपका जर्मनी के साथ आया ऑस्ट्रिया के, और सर्बिया के साथ कौन आया? रशिया आ गया। ठीक है, अब इधर जब ये दोनों सम्मिलित हुए तो फिर ये फ्रांस जो है, फ्रांस भी साथ देने के लिए चला गया रशिया की, चूंकि ये भी मित्र हैं। इंग्लैंड भी साथ देने चला गया रशिया के। इधर टर्की का साथ दिया था जर्मनी ने, तो टर्की जो है वो साथ देने चला आया ऑस्ट्रिया का। तो इस प्रकार से विश्व भर जो विश्व के जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों का एक दो गुट बन जाता है, और यही दो गुट जो थे, चूंकि इन्हीं दो गुटों का एक हमें प्रभाव देखने मिलता है, एक परिणाम देखने मिलता है 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में। ठीक है, तो ये बात थी इस पृष्ठभूमि की कि किस प्रकार, अब यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हैं कि अपने अपने देश की अपने अपने स्वार्थ निहित है। ठीक है, जहां से उनको फायदा मिलता है उसी के साथ वो हो जाते हैं। उग्र राष्ट्रवाद की जो कि भावनाएं प्रबल हो चुकी थी, जर्मनी और इटली जैसे राष्ट्रों का उदय हुआ। ठीक है, ये भी प्रमुख है। उपनिवेशवाद कि मुझे उपनिवेश स्थापित करना है, साम्राज्यवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा था उस समय पर, ये भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण मिलता है। ठीक है, जो गुप्त रूप से जो संधियां की गई राष्ट्रों के द्वारा, वो भी एक प्रमुख कारण है प्रथम विश्व युद्ध का। इसके बाद जो समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हो रही हैं, ठीक है, क्रांति विरोधी जो विचारधाराएं, वो भी एक प्रमुख कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पृष्ठभूमि तैयार होती है प्रथम विश्व युद्ध के लिए। अब दूसरा पॉइंट है आपका, उम्मीद है थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना, तो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा कि क्या आप बता रहे हो, सीधे आपको कारण बताना था। ठीक है, लेकिन कारण तो मैं बताऊंगा ही, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा बिंदु की प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसकी पृष्ठभूमि को पीछे से बताने का प्रयास किया है कि क्यों है गुप्त संधियां, मतलब ऐसी क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन जब मैं आपको कारण बताऊंगा तो अब वहां पर आपको समझने की ज्यादा जरूरत होगी नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि किस प्रकार से गुप्त संधियां एक कारण बनती हैं प्रथम विश्व युद्ध के लिए, क्यों साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद एक कारण बनता है विश्व युद्ध के लिए, क्यों जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना है वो एक कारण बनती है प्रथम विश्व युद्ध के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरा जो बिंदु है हमारा, विश्व युद्ध क्यों कहा गया इसे। लड़ाइयां तो पहले भी लड़ी गई, तो उनको हमने विश्व युद्ध का नाम क्यों नहीं दिया? तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक विश्व इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े गए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक दो या दो राजाओं या तीन राजाओं ने आपस में मिलकर के एक युद्ध लड़ा। ठीक है, लेकिन ये जो युद्ध चालू हुआ 28 जुलाई 1914 में, और कब खत्म हुआ? 11 नवंबर 1918 में। मतलब कि कितना चला लंबा? 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन, इतनी विशाल अवधि में यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इतनी पहली बार इस युद्ध में लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने, मतलब सेना ने भाग लिया। लगभग 60 की संख्या में देशों ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया। तो ये सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। ठीक है, पहली बार ही इस युद्ध में तीनों सेनाओं ने भाग लिया, मतलब कि जल सेना ने, थल सेना ने, वायु सेना ने। ठीक है, वायुसेना का भी प्रयोग किया गया, पनडुब्बियों का प्रयोग पहली बार इस युद्ध में किया गया। ठीक है, जो आधुनिक जो जैविक हथियार थे, रासायनिक हथियार थे, उनका प्रयोग इस युद्ध में किया गया। इसलिए इसकी महाविशिका को देखते हुए इस युद्ध का नाम दिया गया विश्व युद्ध, क्योंकि लगभग प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से भी विश्व के अन्य राष्ट्र भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। उनमें से हमारा एक भारत भी था। ठीक है, तो चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, सभी दृष्टि से, चूंकि इस विश्व युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व समुदाय को हानि उठानी पड़ी थी, इसलिए हम इस युद्ध को विश्व युद्ध के नाम से संबोधित करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इस प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से प्रमुख कारण थे। हालांकि इस बोर्ड पे मैंने जितने भी कारण लिखे हैं, उन कारणों के बारे में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी गौर करेंगे, तो इन सब कारणों के बारे में आपको हमने जो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि की बात की थी, उस पृष्ठभूमि में आपको ये सारे कारण दिखते
दिखलाई पड़ते हैं। जैसे मैं पहली बात करूं कि गुप्त एवं कूटनीतिक संधियां, है ना, तो हमने अभी तक बिस्मार्क के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार उसने गुप्त संधियां स्टार्ट की और उन्हीं संधियों के फलस्वरूप जो है संपूर्ण यूरोप दो गुटों में बढ़ गया। उग्र राष्ट्रीयता की भावना, ये भी हम देखे हैं, हमने देखा है। उग्र सैन्यवाद, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की भावना, समाचार पत्रों की भूमिका। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रांस जर्मनी का वैमनस्य, और नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, और नेक्स्ट है बाल्कन देशों की समस्या, और फिर लास्ट में है तात्कालिक कारण क्या क्या थे। तो इन लगभग हमने सभी चीजों को पृष्ठभूमि में ही वहां पर समझने का प्रयास कर लिया था। अब आइए इनमें से जो पहला कारण है, अब उसके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार गुप्त एवं कूटनीतिक संधियां प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो दोस्तों हमने भी बात की थी कि बिस्मार्क द्वारा जो गुप्त एवं कूटनीतिक संधियां की शुरुआत की गई थी, उसके कारण संपूर्ण यूरोप में एक भय की स्थिति पैदा हो चुकी थी। क्योंकि गुप्त संधियों के फलस्वरूप दो शक्तिशाली राष्ट्र आपस में मिलते हैं, तो निश्चित रूप से जो तीसरा राष्ट्र है वो अपने आप में असुरक्षा महसूस करता है और वह भी कोशिश करता है कि मैं भी किसी अन्य शक्तिशाली राष्ट्र के साथ गुप्त संधि स्थापित कर लूं, जिससे कि मेरी एक तो सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी और साथ ही मेरा जो सैन्य शक्ति में है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो हालांकि बिस्मार्क की मृत्यु के बाद जब जो जर्मनी का प्रमुख शासक बनता है, जिसका नाम मिलता है विलियम कैसर, तो विलियम कैसर ने भी बिस्मार्क की ही नीति का पालन किया और उसने भी गुप्त संधियां जो है अन्य राष्ट्रों के साथ स्टार्ट रखी, और इन्हीं गुप्त संधियों का अंतिम परिणाम हमें विश्व समुदाय का दो गुटों में बढ़ जाना के रूप में हमें देखने मिलता है। और यही दो गुट फिर अपने स्वार्थ के लिए जो है तो प्रथम विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुप्त एवं कूटनीतिक संधियां। फिर नेक्स्ट है आपका उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना। तो दोस्तों उग्र राष्ट्रीयता की भावना, हालांकि राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास का श्रेय दिया जाता है संपूर्ण यूरोप में, वो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। क्योंकि फ्रांस की क्रांति के दौरान जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी और इटली जैसे राज्यों पर अधिकार कर लिया और जब वहां पर उसने अपने भाई को एक शासक के तौर पर नियुक्त किया, तो उसके भाई की जो निरंकुशतावादी नीतियां थी, उन नीतियों के फलस्वरूप वहां की जो स्थानीय जनता थी, उस जनता ने अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह करना चालू कर दिया और वहीं से फिर वो राष्ट्रीयता की भावना का विकास जन्म होता है और धीरे धीरे यह जो भावना है ये यूरोप के अन्य देशों में भी प्रसारित होती है और जिसका रूप हमें उग्र राष्ट्रवाद के रूप में दिखलाई पड़ता है। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब यही है कि हर राष्ट्र जो है, हर राष्ट्र की जनता अपने राष्ट्र को सर्वोत्तम मानती है और दूसरे राष्ट्र को निकृष्ट मानती है, वहां के शासक को निकृष्ट मानती है, वहां की नीतियों को निकृष्ट मानती है, वहां के धर्म को निकृष्ट मानती है। तो इस प्रकार से जो है तो उग्र राष्ट्रवाद का जो विकास जन्म हुआ, ये भी कहीं ना कहीं कारण देखने मिलता है हमें प्रथम विश्व युद्ध के एक कारण के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए तो माना जाता है कि जो आधुनिक जर्मनी का जो निर्माता है, जो जन्मदाता है, वो नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहा जाता है। क्योंकि हालांकि वो तो ऐसा चाहता तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसी के कारण और उसकी नीतियों के कारण ही वहां की जनता में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं उग्र सैन्यवाद। तो अभी तक चूंकि 19वीं शताब्दी तक लगभग हर देश जो है अपनी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको किसी न किसी दूसरे राष्ट्रों से डर, एक भय बना हुआ है कि कहीं न कहीं ये मुझ पर अगर आक्रमण कर देता है तो मैं अपनी सैन्य शक्ति को इतना क्षमतावान कर दूं या इतना बढ़ाऊं कि दूसरा राष्ट्र मेरे ऊपर आक्रमण ना कर पाए। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की थी कि जब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तब तक हम पढ़ते हैं कि रशिया है, ब्रिटेन है, आपका ऑस्ट्रिया है, ये ऐसे राष्ट्र हैं जो उस समय पर शक्तिशाली हुआ करते थे। लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण हो गया था बिस्मार्क के नेतृत्व में, तो जर्मनी ने सबसे जो पहला काम किया वो यही था कि अपने यहाँ पर उन्होंने सैन्यवाद को ज्यादा बढ़ावा दे दिया। क्योंकि आधुनिकतम हथियार बनाना, ठीक है, जलपोत बनाना, युद्धपोत बनाना, हवाई जहाज, युद्धक हवाई जहाज बनाना, ये इन सब में जर्मनी जो है उस समय पर अव्वल हो चुका था और जर्मनी की जो श्रेणी थी उस समय यूरोपीय शक्तिशाली राष्ट्रों में सबसे ऊपर आ चुका था वो।
ठीक है, ये बात तो थी सैन्य दृष्टि से। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं नौसेना की बात करूं तो उस समय पर ब्रिटेन की नौसेना सर्वोत्तम हुआ करती थी और जर्मनी ऐसी स्थिति में आ गया कि एक समय पर वह ब्रिटेन की नौसेना को भी चैलेंज करने लगा कि आओ और मुझसे लड़ो। तो ये सारी जो परिस्थितियां निर्मित हुई, क्योंकि भय का वातावरण निर्मित है, हर देश अपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में लगा हुआ है और यही एक सैन्यवाद जो है हमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण के रूप में दिखलाई पड़ता है। फिर नेक्स्ट है आपका उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद। तो दोस्तों हमने देखा कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का प्रसार हो रहा था संपूर्ण यूरोप में, तो चूंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वो अल्प विकसित राष्ट्रों में या अपने से कमजोर राष्ट्रों में उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, ताकि अपने उद्योगों में बने माल को उन उपनिवेशों में खपाया जा सके और साथ ही उन उपनिवेशों से कच्चे माल को अपने देश में भेजा जा सके, जिसके कारण कि उनका एक आर्थिक विकास भी हो और सुदृढ़ भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जब जर्मनी में, चूंकि यूरोप में अगर मैं बात करूं तो सबसे लास्ट में जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का प्रसार हुआ, तो जब जर्मनी सबसे लास्ट में इस औद्योगिक क्रांति में शामिल हुआ तो उसने भी, चूंकि सैन्य शक्ति की वृद्धि हो ही चुकी है, तो अपनी सैन्य ताकत के बल पर वह जो है उपनिवेश स्थापित करने में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस जैसे, जो ब्रिटेन जैसे जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो अपने आप में असुरक्षा महसूस करते हैं और ये भी एक प्रमुख कारण बनता है उपनिवेशों और साम्राज्यवाद की विचारधारा या उनकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के लिए। फिर नेक्स्ट है आपको समाचार पत्रों की भूमिका। तो हमने देखा है कि अगर विश्व जगत का कोई भी युद्ध हो उसमें साहित्यकार और समाचार पत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समाचार पत्रों में उस समय पर ऐसे लेख लिखे जा रहे थे जो कि एक हिंसात्मक भावना को जन्म दे रहे थे। हमने ये भी देखा है कि जब हमने देखा था कि जर्मनी जो बिस्मार्क है, जब 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 प्रशा और फ्रांस का युद्ध होता है तो उसमें बिस्मार्क ने क्या किया था कि समाचार पत्रों का जो प्रकाशन था उसमें जो नेपोलियन तृतीय था फ्रांस का शासक, उसके शब्दावलियों को उसने क्या किया था, बदल दिया था और उसको प्रकाशन समाचार पत्र में करवाया, जिससे कि फ्रांस की जनता और प्रशा की जनता में शासकों के विरुद्ध जो है विरोध की भावना को जागृत करने का काम किया इन्हीं समाचार पत्रों में। और साथ ही उस समय पर जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उनमें अपने राष्ट्र को सर्वोच्च और पर राष्ट्र को जो है निकृष्ट राज्य के रूप में दिखलाया जाता था, जिससे कि ये जो विरोधी विचारधाराएं हैं ये जन्म लेती हैं और ये भी एक कारण बनती हैं उग्र राष्ट्रवाद का और साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी का वैमनस्य। तो हमने देखा था कि लगभग 1870 में 1870 में जो है तो प्रशा जो है आक्रमण करता है फ्रांस पर, नेपोलियन तृतीय पर। तो निश्चित तौर पर इसके बाद जो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और फ्रैंकफर्ट की संधि में ऐसे प्रावधान लादे जाते हैं फ्रांस के ऊपर, जैसे कि मैंने बात करी कि इसका जो फ्रांस का जो प्रमुख आर्थिक क्षेत्र था अल्सास और लॉरेन का, वो ले लिया जाता है, प्रशा ले लेता है और साथ ही उस पर हर जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड का भी जुर्माना अधिरोपित करता है प्रशा। तो कहीं न कहीं ये जो वैमनस्य था, मतलब फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी, ये संधि भी एक कारण बनती है, क्योंकि इस अपमानजनक संधि को फ्रांस कभी भूला नहीं था। ठीक है, और ये कहीं न कहीं बदला लेने की कोशिश हर जगह करता था और यही बदला उसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होकर के लिया। फिर नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। तो निश्चित तौर पर उस समय पर ऐसी कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था यूरोप जगत में उपस्थित नहीं थी जो इस प्रकार के युद्धों को टाल सकती थी। तो जितने भी देश थे, जितने भी शक्तिशाली देश थे, वो अपने हित को सर्वोपरि रखते हुए उचित और अनुचित तरीकों का प्रयोग करके जो है तो अपना सिर्फ उल्लू सीधा करने में लगे रहते थे। तो हालांकि अगर मैं बात करूं तो उस समय पर अंतरराष्ट्रीय मतलब कि जो सम्मेलन थे वो सम्मेलन तो हुआ करते थे, लेकिन उन सम्मेलनों का कोई व्यवहारिक प्रयोग जो है उस समय तक नहीं हो पाया था। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव होना भी एक प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद बात करें बाल्कन देशों की समस्या। तो हमने पृष्ठभूमि में बात की थी कि जो बाल्कन देश थे उनकी समस्या लगभग विगत 100 वर्षों से चली आ रही थी
और यह जो समस्या थी ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया, टर्की का जो वेलेंटाइन साम्राज्य था और साथ ही रशिया, इन तीन देशों की समस्या बनकर के ये उभरा हुआ था। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया भी अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो कि प्रशा से युद्ध होने के बाद उसकी स्थिति यूरोप जगत में थोड़ा सा निम्नतर आती जा रही थी, तो वह भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बाल्कन देशों की ओर ही देख रहा था। उधर रूस की मैं बात करूं तो रूस भी जो है अपने साम्राज्य का प्रसार जो है पश्चिम की ओर करने के लिए बाल्कन देश ही उसके पास एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ था। ठीक है, और साथ में टर्की, टर्की का जो वेलेंटाइन साम्राज्य था वो बहुत विशाल था। ठीक है, उस वेलेंटाइन साम्राज्य में इस बाल्कन देशों में आने वाले जो ईसाई राष्ट्र हैं वो भी आते थे। ठीक है, जो कि जो वेलेंटाइन साम्राज्य था वो एक इस्लामी साम्राज्य था। ठीक है, और जबकि बाल्कन देशों में अभी भी धर्म जो था वो ईसाई था। तो मतभेद होने की स्थिति में ये भी अपने आप में को स्वतंत्र करना चाहते थे वेलेंटाइन साम्राज्य से। तो निश्चित तौर पर ये तीनों देशों का जो एक समस्या थी, यही समस्या प्रमुख कारण बनती है प्रथम विश्व युद्ध के लिए। और नेक्स्ट है आपका तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारणों में हमने देखा था कि जो 1806 में होता क्या है कि जो बोस्निया है, हर्जेगोविना है, इन पर अधिकार कर लेता है, ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हो जाता है, और जिसका विरोध करता है आपका सर्बिया। ठीक है, और सर्बिया चूंकि सर्वस्लाव जनजाति वहां पर भी निवास करती है, वो बोस्निया और हर्जेगोविना पर भी निवास करती थी, तो वो उसे जो है अपना ही अधिकार मानता था कि उन पर मेरा अधिकार होना चाहिए, ना कि ऑस्ट्रिया का। तो उसने बर्लिन सम्मेलन के किसी भी आदेशों का या नियमों का पालन कभी भी नहीं किया। फिर अंततः होता क्या है कि सर्बिया का साथ देता है रशिया, और रशिया जो कि एक ताकतवर राष्ट्र होता है, तो सर्बिया अपने सर्व जो बहुल जनसंख्या रहती है सर्बिया की, तो वहां पर एक आंदोलन छेड़ देते हैं वो लोग, और कई सारे क्रांतिकारी संगठन भी निर्मित करते हैं, जैसे कि काला हाथ हो गया। ठीक है, मृत्यु। और इसके बाद होता क्या है कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की, हालांकि राजकुमार की हत्या नहीं करना था, वहां के गवर्नर, क्योंकि जो ये क्रांतिकारी जो संगठन थे वो बोस्निया या हर्जेगोविना में जो ऑस्ट्रिया के जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे उनकी वो हत्या कर रहे थे। ठीक है, उसी क्रम में गवर्नर की भी हत्या करनी थी, पैट्रियॉर्की की। तो गवर्नर की हत्या तो करना था, लेकिन उस समय पर ये प्लान कैंसिल हो गया कि गवर्नर, चूंकि उसी समय पर बोस्निया में आ रहे थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, तो लगभग गैब्रिलो नामक व्यक्ति ने जो है तो इन राजकुमार की फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी, जब वो बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में के टाउन हॉल से निकल रहे थे। तो जब इसने हत्या कर दी तो बस इसी हत्या, चूंकि ये हत्या हुई थी 28 जून 1914 में, और इसके जस्ट एक महीने बाद ही 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। और इसके बाद आपको पता है कि सर्बिया का साथ रूस ने दिया। ठीक है, तो इधर ऑस्ट्रिया का साथ दिया जर्मनी ने, तो जब रूस का फिर साथ दिया आपके फ्रांस ने, और फ्रांस का साथ दिया ब्रिटेन ने। तो इस प्रकार से संपूर्ण समुदाय जो है शक्तिशाली राष्ट्रों का वो दो गुटों में बढ़ गया, और अंततः जो है तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये तो थे प्रमुख कारण। लेकिन अब आपको समझ में आया है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, जो कि पृष्ठभूमि में हमने लगभग इन सारी चीजों के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि चूंकि जर्मनी एक ऐसा राष्ट्र था जिसका जो एकीकरण जो है होता तो 1871 में है, लेकिन बहुत कम समय में इसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। ठीक है, चाहे वो सैन्यवाद की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो औद्योगिक क्रांति के दृष्टिकोण से हो। ठीक है, तो इसने तो अपने आप की जो स्थिति है वो सर्वोच्च कर ली थी। तभी तो एक ऐसा ही देश है जर्मनी जो किसी भी देश के समक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं था, और वो ये बात प्रदर्शित करती है जर्मनी की उग्र राष्ट्रवाद को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जर्मनी की पराजय के कौन कौन से कारण हमें देखने मिलते। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजित होने के कौन कौन से कारण हमें देखने मिलते हैं। तो अभी हमने जैसे बात की थी कि इस समय तक अगर मैं संपूर्ण यूरोप की, संपूर्ण विश्व की बात करूं, सैन्य शक्ति की अगर बात करूं, तो उसमें जो है तो जर्मनी प्रथम स्थान में बैठा हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा नौसेना को छोड़ दूं, क्योंकि नौसेना उस समय पर ब्रिटेन की
उच्च कोटि की थी। लेकिन फिर भी अगर थल सेना की मैं बात करूं, हवाई सेना की मैं बात करूं, तो वहां पर जो है जर्मनी जो है प्रथम स्थान पे बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी जो सेना थी, उसका जो साजो सामान था, जो प्रशिक्षित सेना थी, संगठित सेना थी, तो उसका मुकाबला दुनिया की उस समय पर और कोई भी सेना नहीं थी। लेकिन फिर भी जो जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ में तो जर्मनी की कई मोर्चों पर विजय प्राप्त हुई, लेकिन अंत में जर्मनी का पराजित होता है जर्मनी, और उसकी पराजय के हमें निम्नलिखित कारण दिखलाई पड़ते हैं। जैसे मैंने पहला कारण लिखा कि दीर्घकालीन युद्ध। तो चूंकि जर्मनी का ऐसा मानना था कि ये जो युद्ध है वो मोस्टली जो है तो 2 से 3 माह चलेगा, और 2 से 3 माह में मैं फ्रांस और रशिया को पराजित कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी इतनी बड़ी योजना नहीं थी कि यह युद्ध जो है तो 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चलेगा। तो उसके लिए उसने ऐसी योजना रूपरेखा बनाई ही नहीं थी ना, तो उतने उसके पास साजो सामान अस्त्र शस्त्र थे, ठीक है। लेकिन फिर भी जब संपूर्ण यूरोपीय राष्ट्र जो है इस युद्ध में शामिल हो गए, तो अंततः वह लड़ता तो रहा, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा, और इस विश्व युद्ध में जो है तो जर्मनी की पराजय के उपरांत ही यह विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो कहा यह जाता है कि उसकी जो नीति थी, उन नीतियों का सही क्रियान्वयन न होने के कारण, वह लंबा युद्ध चलने के कारण जर्मनी पराजित हुआ। फिर नेक्स्ट बात करें, ठीक है, क्योंकि कारण ये भी मिलता है ना, जर्मनी के साथ जितने भी और उसके मित्र राष्ट्र थे, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो टर्की हो, अंततः सब ने, हंगरी हो, बुल्गारिया हो, उन सब ने समर्पण कर दिया था। लेकिन जर्मनी ही एक ऐसा राष्ट्र था जो अंत तक लड़ता रहा, और उसके समर्पण के बाद ही 11 नवंबर 1918 को यह युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मित्र राष्ट्रों की शक्ति का गलत आकलन। यह भी कहा जाता है कि जो जर्मनी के जो सैन्य प्रमुख थे, ठीक है, जो राजनीतिक विद्वान थे, उन विद्वानों का यह अनुमान कि जर्मनी की सेना, उसकी जो शक्ति है वो मित्र राष्ट्रों की तुलना में सर्वाधिक है, और हम इस युद्ध को लड़ करके बहुत जल्द समाप्त कर देंगे, तो यह उनकी भी एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, और यही भूल फिर जर्मनी की पराजय का प्रमुख कारण भी बनती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि नौसेना की दुर्बलता। तो हमने बात की थी कि जब जर्मनी का एकीकरण होता है, तो जर्मनी सबसे पहला काम करता है अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का, ठीक है। वह थल सेना को भी सुसंगठित और सुसज्जित करता है अस्त्र शस्त्रों से, और साथ ही अपनी जो नौसेना है, नौसेना को भी ब्रिटेन की नौसेना के समकक्ष बनाने का प्रयास जर्मनी करता है, ठीक है। तो हमने ये भी बात की थी कि समय समय पर जर्मनी जो है ब्रिटेन पर चुनौती भी देता है कि आओ जल में लड़के देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब मौका आता है तो उसकी नौसेना की दुर्बलता सिद्ध हो जाती है, तो वहां पर जो है ब्रिटेन की नौसेना शक्ति ज्यादा मजबूत हमें दिखलाई पड़ती है, और ये भी एक प्रमुख कारण रहता है जर्मनी की पराजय का। फिर नेक्स्ट है आपका अमेरिका का युद्ध। अमेरिका का युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा होना। हालांकि जब यह युद्ध प्रारंभ होता है 28 जुलाई 1914 में, तो प्रारंभ में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, वो किसी भी पक्ष के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते, अर्थात कि वह तटस्थ रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर चूंकि ऐसे कारण निर्मित होते हैं कि जिसके कारण अमेरिका को इस विश्व युद्ध में भाग लेना ही पड़ता है। तो कौन कौन से कारण है वो, तो कारणों में 2-3 कारण माने जाते हैं। कि पहला कारण ये है आर्थिक कारण। माना यह जाता था कि जब यह विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो इस विश्व युद्ध में अब चूंकि बहुत सारी सेना भाग ले रही है, चाहे वो मित्र राष्ट्रों की ओर से हो, चाहे वो ट्रिपल अलायंस ग्रुप की ओर से हो, तो इतने सारे लोगों का, जो कि जितने भी देश हैं, उन देशों ने अपने किसानों को, अपने मजदूरों को, सबको सेना में भर्ती कर दिया है। तो अब जो है तो कृषि भी नहीं हो पा रही है, उद्योगों में साजो सामान भी निर्मित नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सब का वहन कौन किया, अमेरिका के द्वारा किया गया। तो अमेरिका से खाने का सामान आ रहा है सेना के द्वारा, अमेरिका से साजो सामान अस्त्र शस्त्र मंगवाए जा रहे हैं मित्र राष्ट्रों के द्वारा, ठीक है। और कहा तो ये भी जाता है कि मित्र राष्ट्रों ने इन साजो सामानों को खरीदने के लिए अमेरिका की कई व्यापारिक कंपनियों से ऋण भी ले रखा था, ठीक है। एक कारण ये कि अगर अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित नहीं होता, तो अगर वो जर्मनी के साथ सम्मिलित होता, इन केस मान लीजिए कि अगर मित्र राष्ट्र हार जाते, तो फिर अमेरिका के ये जो कर्ज थे, इनकी पूर्ति कैसे हो पाती, इनकी भरपाई कैसे हो पाती। तो कहा यह जाता है कि अमेरिका की ये एक चाल थी, जो कि इस समय पर अमेरिका जो है
एक पूंजीपति मतलब काफी समृद्ध देश बन चुका था इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण, क्योंकि कई सारे देशों ने उससे उधार ले रखे थे या उससे सामान का निर्यात करते थे, आयात करते थे, तो वहां पर औद्योगिक विकास भी हुआ और वो पूंजीपति राष्ट्र के रूप में हमारे समकक्ष दिखलाई पड़ता है। दूसरा कारण माना जाता है कि अमेरिका जर्मनी ने फ्रांस का एक जहाज था ससेक्स जहाज, उस जहाज को जर्मनी ने डुबो दिया था और उस जहाज में अमेरिका के भी कई सारे यात्री सवार थे जो कि मारे गए थे। तो अमेरिका ने एक चेतावनी भी दी थी कि जर्मनी को कि कृपया आप जो है तो युद्धपोतों से युद्ध लड़ना बंद कर दें। तो जर्मनी ने बोला भी था कि भाई जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं वहां पर आप जाएं ही ना। इसी बीच क्या होता है कि अमेरिका का एक लुसिटानिया नामक जहाज जो है वो 1200 यात्रियों को लेकर के जा रहा होता है, जिसको कि जर्मनी के जो युद्ध पोत हैं, जो पनडुब्बियां हैं, उसके द्वारा उस जहाज को डुबो दिया जाता है, जिससे अमेरिका के लगभग 1200 यात्रियों की मृत्यु होती है। और इसके बाद ही जो है तो अमेरिका जो है तो युद्ध में शामिल होता है। फिर कहा यह भी जाता है कि जब हमने पढ़ा है, जब हमने देखा था रूस में जो क्रांति हुई 1917 की, तो जब बोल्शेविक क्रांति होने के उपरांत जब लेनिन का शासन हो जाता है, साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है रूस में, तो उनका पहला काम होता है कि रूस को प्रथम विश्व युद्ध से वो बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जब रूस विश्व युद्ध से पीछे हट जाता है और जर्मनी के साथ उसकी संधि हो जाती है, तो अब मित्र राष्ट्र जो है कमजोर पड़ने लगते हैं, तो उनको सपोर्ट देने के लिए फिर अमेरिका जो है मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित होता है। ठीक है, उनको जिताना था क्योंकि उनको अभी कर्ज चुकाना है भाई, अगर हार जाते तो उनका पैसा डूब जाता, तो वो जो आर्थिक संपन्नता है अमेरिका की वो आज जैसी है वैसी संभव है कि वैसी नहीं रहती। ठीक है, इसलिए अमेरिका का युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा हुआ। फिर नेक्स्ट है आपका कि जर्मनी के पास उपनिवेशों का अभाव। तो निश्चित तौर पर हालांकि जर्मनी सैन्य दृष्टि से तो मजबूत था, लेकिन अगर मैं मित्र राष्ट्रों की बात करूं तो वहां पर ब्रिटेन था, वहां पर फ्रांस थे, वहां पर इटली था। तो ऐसे राष्ट्र थे जिनके उपनिवेश एशिया और अफ्रीका में जैसे अनेक महाद्वीपों में भी फैले हुए थे। तो इन उपनिवेशों से उन्हें जो है तो सेना में लड़ने के लिए सैनिक भी प्राप्त होते थे, साथ ही साथ कुछ आर्थिक सहायता भी उनको मिल जाती थी। जबकि जर्मनी के पास इतनी मात्रा में उपनिवेश नहीं थे और इन उपनिवेशों का अभाव होना ही जर्मनी की पराजय का एक प्रमुख कारण बनता है। फिर नेक्स्ट बात करें कि जर्मनी का कई मोर्चों पर युद्ध करना, और वो मोर्चे हमें पूर्वी मोर्चा, पश्चिमी मोर्चा, दक्षिणी मोर्चा, हवाई मोर्चा, समुद्री मोर्चा के रूप में भी देखने मिलते हैं। समझिए, मैंने एक ये रफ वर्क बनाया हुआ है, मतलब कि एक ये यूरोप का मानचित्र है। तो अब इसको आप थोड़ा सा देखिए कि कैसे ये मोर्चे होते हैं। मैंने एक भाग ये बांट दिया, ठीक है, और दूसरा भाग आपका ये हो गया। कहने का मतलब कि अब ये जो भाग है मध्य यूरोप का मध्य भाग, ठीक है, अब इसी में आपका जर्मनी है, इसी में आपका ऑस्ट्रिया है, इसी में आपका हंगरी है, इसी में टर्की है, जो कि एक साथ युद्ध लड़ते हैं मित्र राष्ट्रों की तरफ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्वी मोर्चा, ये हो गया आपका पश्चिमी मोर्चा, और ये हो गया आपका दक्षिणी मोर्चा। मतलब कि जर्मनी की सेनाएं जो है पूर्वी मोर्चे में रूस के साथ युद्ध लड़ रही हैं, ठीक है, पश्चिमी मोर्चे में ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनके साथ युद्ध लड़ रही हैं। दक्षिणी मोर्चे में चूंकि इटली प्रारंभ में तो तटस्थ था, लेकिन बाद में चलकर के वो मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल होता है, तो इटली की सेनाओं से भी अब जर्मनी को युद्ध मतलब दक्षिणी मोर्चे में करना पड़ा। तो हालांकि ब्रिटेन की सेना लगी हुई है, लेकिन जर्मनी की सेना को देखिए तो हर मोर्चों पर बटी हुई है। वो पूर्व में भी लड़ रही है, पश्चिम में भी लड़ रही है, दक्षिणी में भी लड़ रही है। उधर बात करें तो नौसेना जो है तो ब्रिटेन की नौसेना से युद्ध लड़ रही है, हवाई जो है तो वो भी मोर्चे पर युद्ध लड़ा जा रहा है जर्मनी के द्वारा। ठीक है, तो इस कारण से इतने सारे मोर्चों पर जो युद्ध लड़ा गया जर्मनी के द्वारा, जिससे उसकी सेनाएं जो है एकजुट होकर के युद्ध नहीं लड़ सकी, ये भी उसकी पराजय का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कुछ कारण थे, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि उन परिस्थितियों पर जर्मनी को हराना संभव होता मित्र राष्ट्रों के द्वारा, क्योंकि अवश्य रूप से ब्रिटेन की नौसेना तो मजबूत थी, लेकिन जो हथियार, आधुनिक हथियार थे
जो हवाई जहाज थे, जो पनडुब्बियां थी, वो जर्मनी के पास बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान थी। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि जीतता हुआ जर्मनी अंत में हारता है, और वुडरो विल्सन के द्वारा जो है तो जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, उनके कारण फिर विल्सन जो है तो जर्मनी को मना लेते हैं कि आप जो है समर्पण कर दें और जो है तो युद्ध को समाप्त करें। तो उनके प्रार्थना करने पर जर्मनी जो है 11 नवंबर 1918 को जो है तो समर्पण कर देता है, और उसके समर्पण के साथ ही विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे, ये था जर्मनी की पराजय के कारण। अब चूंकि दोस्तों मुझे लग रहा है ऐसा कि लेक्चर जो है काफी बड़ा हो रहा है, अभी हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को पढ़ना है, परिणाम के बाद जो सम्मेलन बुलाया जाता है पेरिस शांति सम्मेलन, उसको पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 2 से 3 वीडियो बनेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं लेक्चर, और इसके बाद जो टॉपिक बचे हुए हैं वो शेष आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप इसका लाभ जो है ना वो दूसरों तक अवश्य रूप से पहुंचाएं। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन निश्चित तौर पर आप जो है तो अगर चूंकि लॉकडाउन का माहौल है, और इस समय पर तो ऐसी भी बातें हैं कि लॉकडाउन चूंकि पुनः लगने वाला है ना, कई क्षेत्रों पर जिलों में लग भी चुका है। तो अभी जो है स्कूल, कॉलेज, संस्थान, कोचिंग संस्थान ये चालू हो पाना थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। तो घर पर ही रहकर आप अपनी पढ़ाई करें, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, 2019 मेंस के लिए, 2020 प्रीलिम्स मेंस के लिए। तो उम्मीद है कि आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो आप इसको दूसरों को भी इसका लाभ अवश्य दिलवाएं। ठीक है, तो घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।